हे गाइस, मेरा नाम है अनुभव। वेलकम टू बायोलॉजी 8 और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का टॉपिक माइटोसिस। एंड एज यूजुअल वीडियो होगा क्विक, इजी एंड बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको एनसीईआरटी की हर लाइन और हर डायग्राम बहुत ईजिली समझ में आने लगेगा। तो चलिए फिर बिना देर करे लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि माइटोसिस एक ऐसा डिवीजन है जिसमें पेरेंट सेल और डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं और इसीलिए हम माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेल साइकिल के बारे में और उसमें हमने ब्रीफली एम फेज या माइटोटिक फेज को भी डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि एम फेज इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। किसी भी एक सेल से जब 2 सेल्स बनते हैं तो सबसे पहले उस सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करता है, यानी कैरियोकाइनेसिस होता है, जिससे कि 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं और फिर फाइनली सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, यानी साइटोकाइनेसिस होता है और 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैरियोकाइनेसिस की। कैरियोकाइनेसिस की भी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं और हर स्टेज में कुछ अलग हो रहा होता है। सबसे पहले आती है प्रोफेज, फिर मेटाफेज, एनाफेज और फिर टीलोफेज। अगर आपको इसे याद रखने में दिक्कत होती है तो आप शुरू के अल्फाबेट्स को मेमोराइज कर सकते हैं, PMAT या PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो चलिए हर एक फेज को क्विकली समझेंगे कि इनमें कौन से मेजर इवेंट्स हो रहे हैं जिनसे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कैरियोकाइनेसिस की फर्स्ट फेज यानी प्रोफेज के बारे में। यहाँ मैंने एनसीईआरटी के डायग्राम्स लिए हैं क्योंकि एग्जाम में आपको डायरेक्ट डायग्राम भी दिया जा सकता है और आपसे स्टेज का नाम पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको एनसीईआरटी के डायग्राम्स को भी रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। ऑलराइट, तो प्रोफेज पहली फेज है। बिफोर प्रोफेज न्यूक्लियस के अंदर का जेनेटिक मटेरियल उलझे हुए धागे जैसा दिखता है, लेकिन प्रोफेज की शुरुआत में ये कंडेंस होना शुरू हो जाता है और इस स्टेज पे हम इन्हें क्रोमोसोम कहते हैं। आप इस डायग्राम में ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर हम अर्ली और लेट प्रोफेज को कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस हो रहा है, क्रोमोसोम फॉर्म हो रहे हैं और क्रोमोसोम को अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ हर क्रोमोसोम में हमें 2 क्रोमैटिड्स देखने को मिलती हैं। इसी चीज़ को अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाना चाहूँ तो प्रोफेज में क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होना शुरू हो जाता है और कुछ इस तरीके से क्रोमोसोम्स का शेप लेने लगता है। यहाँ हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स होते हैं जो सेंट्रोमियर के थ्रू एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। क्लियर? एनसीईआरटी प्रोफेज में हमें माइटोटिक अपैरेटस के बारे में भी बताती है जिसमें काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। तो इसको बहुत ही इजी वे में मैं अगर आपको समझाऊं तो सेंट्रोसोम नाम के 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्रोफेज में सेल के ऑपोजिट पोल पे मूव कर जाते हैं और इन सेंट्रोसोम में से माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलने लगते हैं। तो सेंट्रोसोम अलोंग विथ माइक्रोट्यूब्यूल्स को हम कहते हैं एस्टर। ओके, अब इन माइक्रोट्यूब्यूल्स से कुछ धागे जैसी चीजें फॉर्म होने लगती हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ये स्पिंडल फाइबर्स मेटाफेज में जाके क्रोमोसोम से अटैच हो जाते हैं। इसके बारे में अभी हम मेटाफेज में पढ़ेंगे। तो अभी प्रोफेज में आपको सिर्फ इतना समझना है कि सेंट्रोसोम सेल के ऑपोजिट पोल पे मूव कर रहे हैं। इनमें से माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं जो स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म करते हैं। सेंट्रोसोम और माइक्रोट्यूब्यूल्स को हम एस्टर कहते हैं और दोनों एस्टर
along with spindle fibers को हम कलेक्टिवली कहते हैं माइटोटिक apparatus। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, और प्रोफेस अगर आपने समझ ली तो बाकी की फेसेस आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी। ऑल राइट, नेक्स्ट इवेंट जो प्रोफेज में होता है, और आप इसे डायग्राम में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होने लगती है, यानी कि टूटने लगती है। उसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडीज भी डिसअपियर होने लगती हैं। प्रोफेज के बाद हम फटाफट आ जाते हैं नेक्स्ट फेज पे, विच इज मेटाफेज। मेटाफेज में जैसा आप डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो चुकी है। इसके अलावा हम ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर को हम सबसे ज़्यादा क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। नाउ अगर हम इन डायग्राम्स को ध्यान से देखें तो इन क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर पे आपको ये वाइट कलर के डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे। इनको हम कहते हैं काइनेटोकोर, और काइनेटोकोर्स का काम होता है कि ये स्पिंडल फाइबर्स के लिए एक साइट ऑफ अटैचमेंट की तरह काम करते हैं, और जैसे ही ये स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर से अटैच होते हैं तो ये क्रोमोसोम्स को खींच के इक्वेटर पे ले आते हैं, जिसे हम कहते हैं कि मेटाफेज प्लेट पे क्रोमोसोम्स अलाइन हो गए हैं। जैसे कि आप इस सेकेंड डायग्राम में भी देख सकते हैं, क्रोमोसोम्स मेटाफेज प्लेट पे अलाइन हो चुके हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मेटाफेज के की फीचर्स क्या हैं, तो आप बहुत इजीली इन दोनों डायग्राम्स के थ्रू बता सकते हैं। नंबर 1 कि स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं, और नंबर 2 कि क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे अलाइन हो जाते हैं अलोंग मेटाफेज प्लेट। ऑल राइट, ओके, नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट फेज, एनाफेज। बहुत ही सिंपल सी फेज है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स होती हैं जो सेंट्रोमियर के थ्रू अटैच्ड होती हैं। तो आप डायग्राम में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट कर चुका है और क्रोमैटिड्स सेपरेट हो चुके हैं, और ये एनाफेज का एक की फीचर होता है। एक बात जो यहाँ ध्यान रखने की है वो ये कि अब इस पॉइंट पे हम इन सेपरेटेड क्रोमैटिड्स को डॉटर क्रोमोसोम्स कहते हैं, क्योंकि अब ये सेल डिवीजन कंप्लीट होने के बाद हमारे 2 फ्यूचर डॉटर सेल्स के क्रोमोसोम्स बनाएंगे। इसके बाद क्या होता है कि ये सेपरेटेड क्रोमैटिड्स यानी डॉटर क्रोमोसोम्स सेल के ऑपोजिट पोल पे मूव कर जाते हैं, और यहीं पे एनाफेज खत्म हो जाती है और शुरू हो जाती है टीलोफेज। टीलोफेज कैरियोकाइनेसिस की फाइनल स्टेज होती है। ये फेज एक तरह से प्रोफेज के ऑपोजिट होती है। यहाँ क्रोमोसोम्स डीकंडेंस हो जाते हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर देते हैं और एक क्लस्टर जैसा फॉर्म कर लेते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। यानी टीलोफेज में आप इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा दोनों पोल पे जो क्रोमोसोम क्लस्टर है उसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप हो जाती है और 2 डॉटर न्यूक्लियस फॉर्म हो जाते हैं, और फाइनली न्यूक्लियोलस, गोल्गी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वापस से फॉर्म हो जाते हैं। इसी के साथ कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है, और अब सेल को कंप्लीटली डिवाइड होने के लिए केवल एक प्रोसेस बचता है, विच इज साइटोकाइनेसिस, यानी साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना। साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस एनिमल सेल में अलग तरह से होता है और प्लांट सेल में अलग। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एनिमल सेल्स में सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि फ्लेक्सिबल होती है, जिसकी वजह से एक फरो जैसा फॉर्म हो जाता है जो कि अंदर की तरफ बढ़ता चला जाता है, और फाइनली 2 सेपरेट डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाते हैं। मगर प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि रिजिड होती है, जिसकी वजह से फरो फॉर्म नहीं हो पाता। तो यहाँ पे सेल के बीच में एक सेल प्लेट फॉर्म होना शुरू हो जाती है जो कि बाहर की तरफ ग्रो करती जाती है।
और इसी तरह से 2 डॉटर प्लांट सेल्स फॉर्म हो जाते हैं। यहाँ जो बात आपको ध्यान रखनी है वो ये कि एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस बाहर से अंदर की तरफ हो रहा है और प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस अंदर से बाहर की तरफ हो रहा है। एनसीईआरटी हमें ये भी बताती है कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के ही टाइम ऑर्गेनेलीज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स वगैरह भी दोनों सेल्स के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। क्लियर? चलिए अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कैरियोकाइनेसिस हो जाए लेकिन साइटोकाइनेसिस ना हो? तो हाँ, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है और कुछ केसेस में ऐसा होता भी है कि न्यूक्लियस तो डिवाइड कर जाता है लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता है, जिसकी वजह से एक मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन अराइज हो जाती है जिसको हम कहते हैं सिंसीशियम। फॉर एग्जाम्पल, कोकोनट वाटर जो हम पीते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। और इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है माइटोसिस। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मियोसिस के बारे में। इस वीडियो की पीपीटी का पीडीएफ मैं बायोलॉजी 8 टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय हिटिंग दैट लाइक बटन। और मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ अपने क्यूरियस माइंड्स को जो इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़े हुए हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और इसीलिए वीडियो अपलोड करने में भी थोड़ा डिले हो गया। थैंक यू सो मच आप सभी को जिन्होंने मुझे गेट वेल सून विश किया। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन एंड अंटिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे क्यूरियस।